जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है वो है स्ट्रक्चर एंड यूनियन। तो स्ट्रक्चर एंड यूनियन को आज हम पहले डिस्कस करेंगे। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रक्चर का रोल क्या है, यूनियन का रोल क्या है। तो दो अलग अलग कंसेप्ट है, स्ट्रक्चर एंड यूनियन, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अब पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर क्या है और उसको हम किस तरीके से हमारे प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बेनिफिट कौन कौन से हैं। तो शुरुआत करते हैं हम कि स्ट्रक्चर जो है उसका डेफिनेशन क्या है, कि स्ट्रक्चर है तो वो चीज़ क्या है। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा आइटम्स। एरे के जैसा ही है, एरे में भी क्या होता था हमारे पास, कि एरे में जो कलेक्शन होता था वो क्या होता था, सारे के सारे एलिमेंट्स का होता था। यहाँ पर भी हमारे पास सेम है सिनारियो, कि यहाँ पर भी हमारे पास कलेक्शन है लॉजिकली रिलेटेड डेटा आइटम्स। यहाँ पर डेटा आइटम्स की बात की है तो ये डेटा आइटम्स है तो वो कौन कौन सी हो सकती है, कि ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल आपके पास हो सकते हैं और वो सारे क्या होंगे, वहाँ पर लॉजिकली रिलेटेड होंगे, एक साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, ग्रुप टुगेदर अंडर ए सिंगल नेम। यानी कि आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हो कि अगर कोई फैमिली है एक, ठीक है, फैमिली है तो फैमिली जो होता है उसमें छोटे बच्चे भी होंगे, बड़े लोग भी होंगे। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग एज के मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं आपकी फैमिली के अंदर। तो ये क्या हो गए, आपके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग हो गए। उसको आप एक साथ ग्रुप करोगे अंदर सिंगल नेम, यानी कि आपका जो सरनेम रहता है, आपके फैमिली का सरनेम रहता है, वो आपका क्या होगा, एक ही नेम के अंदर, यानी कि आपका जो सरनेम है वो हर एक मेंबर के नाम में वो कंसिडर होगा, इंक्लूड होगा। फॉर एग्जांपल किसी का सरनेम इस तरीके से वाघेला है, ठीक है, तो ये जो सरनेम है उस परी फैमिली में फॉर एग्जांपल हाँ, दो जो लोग हैं वो अबव 30 एज वाले हैं, दो जो मेंबर है उसकी एज अबव 50 है और दो जो मेंबर है उसकी एज इन बिटवीन 10 टू 20 है। ठीक है, इस तरीके से 6 डिफरेंट डिफरेंट मेंबर है, तो हर एक मेंबर का नाम अलग अलग होगा, लेकिन हर एक की जो सरनेम रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ पर जो हर एक अलग अलग मेंबर है, ठीक है, उनमें से मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है और उसकी एज भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखो ये सारे जो है मेंबर है वो लॉजिकली क्या है, ग्रुप है। ठीक है, कौन सा बोलेंगे तो उसको वाघेला फैमिली बोलेंगे। ठीक है, एक ही नाम के अंदर ये सारे सारे क्या है, ग्रुप है, लेकिन इंडिविजुअल सबका बिहेवियर क्या हो सकता है, अलग अलग है। यहाँ पर कि किसी का एज 10 से 20 के बीच में है, किसी का एज अबव 50 है, उसमें भी मेल फीमेल हो सकता है, और किसी का एज अबव 30 है। तो इस तरीके से हम अगर हम कंसिडर करें कि अबव 30 में भी क्या है, एक मेल है, एक फीमेल कैंडिडेट है, अबव 50 में भी एक मेल है, एक फीमेल है, ये दोनों में भी एक मेल है आपका और एक फीमेल है। तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या हो गए, यहाँ पर कैटेगरीज के लोग हो गए, मेल है, फीमेल है और उसकी एज भी अलग अलग है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डेटा टाइप्स है, यानी कि ये जो सारे के सारे फैमिली मेंबर है उसका बिहेवियर क्या है, अलग अलग है, अलग अलग एज ग्रुप के साथ में, लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं, कोई एक सिंगल नेम के अंदर उसको डायरेक्टली रिफर कर सकते हैं। तो ये जो सारे के सारे होंगे, अगर अबव 30 वाला जो है मेल है उसको भी हम वाघेला फैमिली का मेंबर कंसिडर कर सकते हैं। सेम एज इन बिटवीन 10 टू 20 के जो ये फीमेल कैंडिडेट है उसको भी हम वाघेला फैमिली का मेंबर को कंसिडर कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट सारे के सारे जो भी
पर्सन है यहाँ पर 6 पर्सन है, उसको हम सिंगल नेम दे सकते हैं। तो कौन सा दे सकते हैं? वाघेला फैमिली। इस तरीके से उसको सिंगल नेम दे सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो स्ट्रक्चर का काम भी वही है। स्ट्रक्चर क्या करेगा? कोई एक कॉमन नेम प्रोवाइड करेगा, जैसे कि आपका यहाँ पर सरनेम वाघेला है। इसी तरीके से एक नेम के अंदर यहाँ पर 6 मेंबर है, तो उसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या कर सकते हो? डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल को वहाँ पर आप लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर है कि अबव 30 वाले मेल फीमेल है, अबव 50 वाले मेल फीमेल है, 10 20 वाले मेल फीमेल है। तो ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल हो गए, अलग अलग कैटेगरी के लोग हो गए। ठीक है, उसी तरह क्या कर सकते हो आप? आपका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर आप अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल को वहाँ पर लिख सकते हो, और बाद में उसको आप लॉजिकली कंबाइन करोगे। कैसे? कि स्ट्रक्चर का नाम जो होगा, जैसे कि यहाँ पर फैमिली का सरनेम है, वैसे ही स्ट्रक्चर का नाम होगा, उसके साथ उसको कंबाइन करके आप बाद में उसको एक्सेस कर सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? आगे हम सिंटेक्स और प्रोग्राम में किस तरीके से यूज करेंगे वो चीजें आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि स्ट्रक्चर क्या है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके। तो नेक्स्ट कि एरे है हमारा। तो एरे में भी हम क्या कर रहे थे? हमें पास कलेक्शन ऑफ डेटा था। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? तो कि एरे जो हमारा है और जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंस क्या रहेगा? बेसिकली मेन कि एरे के अंदर आपका जो एलिमेंट होता है वो क्या होना चाहिए? सेम डेटा टाइप का होना चाहिए। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर हम डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स यानी कि मेंबर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका मेन डिफरेंस था स्ट्रक्चर और आपके एरे का। दूसरा चीज कौन सा होगा? कि एरे जो है वो क्या है? आपका डिराइव्ड डेटा टाइप है। एरे क्या है? आपका डिराइव्ड डेटा टाइप है। वाइल आपका स्ट्रक्चर क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जैसे कि आप इंटीजर ए इस तरीके से लिखते हो, तो इंटीजर यहाँ पर डेटा टाइप है और वो आपको रेडीमेड मिला है सी कंपाइलर के थ्रू। उसी तरह स्ट्रक्चर का यूज करके आप क्या कर सकते हो? आपके खुद का डेटा टाइप बना सकते हो, जिसकी मदद से आप वेरिएबल को क्या कर सकते हो? वहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने स्टूडेंट नाम का क्या बनाया है? यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है। तो ये स्टूडेंट क्या हो गया? आपका वन टाइप ऑफ डेटा टाइप हो गया। तो इसकी मदद से आप बाद में क्या कर सकते हो? वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। तो स्ट्रक्चर जो है आपका कौन से कैटेगरी का है? तो कि वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। और थर्ड जो है आपका जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा? कि एरे जो है वो आपका क्या है? बिल्ट इन है। यानी कि जब आप एरे को डिक्लेयर करोगे तो उसके साथ में आप क्या करोगे? कोई भी प्राइमरी डेटा टाइप का इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्जांपल आपका एरे इंटीजर टाइप का होगा, फ्लोट टाइप का होगा, कैरेक्टर टाइप का होगा, या फिर डबल टाइप का होगा। जो भी होगा वो क्या होंगे? सारे प्राइमरी डेटा टाइप के साथ में हम उसको डिक्लेयर करेंगे यूज करने के लिए। जबकि स्ट्रक्चर को पहले हमें क्या करना होगा? डिफाइन करना होगा फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद ही हम उसका क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले में पॉइंट में हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि स्ट्रक्चर क्या है? हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो जब कभी भी आप यूजर डिफाइंड चीज का इस्तेमाल करो तो उसको पहले आपको डिफाइन करना रहता है। जैसे कि अभी हमने फंक्शन के बारे में देखा था कि जब हम यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो पहले हमें क्या करना होता है? फंक्शन का डेफिनेशन लिखना होता है, उसके बाद ही हम उसको कॉल कर पाते हैं। सेम वे में क्या करना है हमें? अगर स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है तो स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का कंपोनेंट है। तो उसको यूज करने से पहले उसको हमें डिक्लेयर करना होगा, उसको डिफाइन करना होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको?
यस सर। Yes, yes. तो ये 3 मेजर डिफरेंस थे एरे और स्ट्रक्चर के बीच में। अब हम आगे देखेंगे कि अगर हमें हमारे प्रोग्राम के अंदर स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है तो किस तरीके से करेंगे, कौन-कौन से स्टेप्स को हमें फॉलो करना होगा कि जिससे हम हमारे प्रोग्राम के अंदर स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकें। तो पहले हम डिक्लेरेशन से स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रक्चर है उसको हम डिक्लेयर किस तरीके से कर सकते हैं। तो ठीक है, पहले यहाँ पर वेरिएबल लिखा हुआ है, वेरिएबल को क्रिएट करने से पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें स्ट्रक्चर को डिफाइन करना होगा। तो डिफाइन कैसे करेंगे स्ट्रक्चर को हम, कि डिफाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर है उसको आपको डिफाइन करना है, तो किस तरीके से करोगे, तो उसके लिए सिंटैक्स है आपका। तो सिंटैक्स क्या बनेगा, तो कि पहले तो आपको क्या लिखना है, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आप जो भी स्ट्रक्चर का नेम रखना चाहो वो नाम आप यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट लिखने हैं, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करने हैं, और बाद में आपका क्या आएगा, सेमीकोलन आएगा। तो ये क्या हो गया, आपका स्ट्रक्चर का बॉडी हो गया, जो कि आप इस तरीके से सिंटेक्स लिख सकते हो, डिक्लेरेशन का बॉडी हो गया। अब ये जो स्ट्रक्चर का बॉडी है उसमें आप क्या लिख सकते हो, तो उसके अंदर जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ में वेरिएबल को वहां पर डिक्लेयर कर सकते हो, और सभी को आप एक ही नाम से रिफर कर सकते हो। कौन से नाम से, क्योंकि स्ट्रक्चर का नाम जो भी यहाँ पर रखा है उसी नाम से आप बाद में उसको क्या कर सकते हो, रिफर कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आप क्या करना चाहते हो, उसके अंदर कैरेक्टर वेरिएबल लेना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर नेम नाम का मैंने वेरिएबल कंसिडर कर लिया, और उसका साइज मैंने क्या रखा, 30। यानी कि मैंने क्या किया, यहाँ पर नेम नाम का कैरेक्टर एरे यहाँ पर क्रिएट किया है, और उसका साइज यहाँ पर कौन सा कंसिडर किया है, 30। तो ये जो वेरिएबल है उसके अंदर मैं कौन सा डेटा स्टोर करवा पाऊंगा, कोई बता सकता है किस तरह का डेटा हम इसके अंदर स्टोर करवाएंगे। स्ट्रिंग। यस, इसके अंदर हम क्या करवाएंगे, स्ट्रिंग डेटा को स्टोर करवाएंगे। सेम वे में अगर आपको कोई भी इंटीजर डेटा लेना है, फॉर एग्जांपल एज, इस तरीके से, तो आप इंटीजर वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हो, और उसके बाद आपको फ्लोट यानी कि रियल नंबर को आपको स्टोर करवाना है, तो आप रियल नंबर को भी क्या कर सकते हो, वहां पर स्टोर करवा सकते हो। तो उसके लिए भी आप यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका सिंटेक्स हो गया स्ट्रक्चर का। अब इसके लिए मैं एग्जांपल दूं कि स्ट्रक्चर एक्चुअल में अगर हमें बनाना है किसी भी, यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे ना वो किसी न किसी एंटिटी या फिर ऑब्जेक्ट के रिलेटेड हम बनाएंगे। ठीक है, किसके लिए बनाएंगे, कोई एंटिटी या फिर ऑब्जेक्ट। तो एंटिटी और ऑब्जेक्ट क्या है कि कोई एक चीज है, जो कोई एक वस्तु है, उसके जो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, फीचर होते हैं, उन सभी को अगर हमें कवर करना है तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आपके पास ये टेबल है। ठीक है, जब कभी भी आप टेबल परचेज करने जाते हो या फिर ऑनलाइन टेबल परचेज करते हो तो उसके अंदर स्पेसिफिकेशन लिखे होते हैं। अगर आपने कभी भी चेक किया हो तो स्पेसिफिकेशन लिखे होते हैं। तो कौन कौन से स्पेसिफिकेशन होते हैं टेबल का, ये इमेज देख के कोई बता सकता है। कौन से मटेरियल की कितनी हाइट है, कितनी विड्थ है। यस, कौन से मटेरियल का बना हुआ है, कितनी हाइट है, कितनी विड्थ है। ठीक है, कितना वजन झेल सकती है। वेट है, खुद का वजन कितना है और कितना वजन वो सहन कर सकता है, यानी कि कब तक वो नहीं टूटेगा। तो ये सारे सारे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या हो गई, लॉजिकली रिलेट हो गई, और उसको आप नाम क्या दे सकते हो, तो कि टेबल, कि ये टेबल है कोई भी, उसके अंदर इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक यानी कि पैरामीटर है उसको मेजर करेंगे, और उसके बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं
कि कोई टेबल का डेटा है ये, ठीक है। ठीक उसी तरह फॉर एग्जांपल में यहाँ पर ये स्टूडेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट के लिए कौन कौन सा डेटा होगा, स्टूडेंट से रिलेटेड कौन कौन से डेटा होंगे जो कि आपको कॉलेज के साथ लिंक करेगा। सपोज आप ही का नाम देख लो, ठीक है। आप में से कोई एक अपने आप को कंसिडर करो, और अगर आपको अपनी जो भी स्पेसिफिकेशन है आपकी डिप्लोमा इंजीनियरिंग के रिलेटेड, तो आप किस तरीके से बताओगे। किसी को इंट्रोडक्शन आपका देना है तो कैसे दोगे। नेम, ना कोर्स, यस, पहले तो आप क्या बताओगे, आपका नाम बताओगे, उसके बाद डिपार्टमेंट आपका डिपार्टमेंट बताओगे, या फिर सेमेस्टर ब्रांच, कोई भी लिख सकते हो, डिपार्टमेंट या फिर ब्रांच, ठीक है। उसके बाद कॉलेज में पढ़ते हैं, कौन सी कॉलेज। यस, कॉलेज का नाम, कौन सी कॉलेज है, कौन सा कौन सा सेमेस्टर, ईयर। सेमेस्टर कौन सा है, ओके। क्या पढ़ रहे, ओके, वो ब्रांच में आ गया तो उसमें आप बताओ कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, ठीक है। उसके बाद कॉलेज कितना दूर होता है। वो तो कितना साल हुआ, कितने साल हुए। ठीक है, आपका एज आपके रिलेटेड ज्यादा बताना है, ठीक है। कॉलेज कितना दूर होता है तो इंस्टॉलमेंट आपके रिलेटेड नहीं है, ठीक है। कितने साल हुए कॉलेज में पढ़ते। एनरोलमेंट नंबर हो सकता है, ठीक है। आपका एज हो सकता है, और कोई चीज हो सकती है, सेक्शन ठीक है, कौन से डिवीजन में आप पढ़ रहे हो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो स्टूडेंट के रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी, उसमें से हम कुछ इंफॉर्मेशन को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, और उसके लिए अभी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर यूज किस लिए होता है वो आपको पता चल गया कि आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना है, स्टोर करना है। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर होंगे, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट का एज, स्टूडेंट का ब्रांच कौन सा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। या और सेमेस्टर है, सेमेस्टर आप कंसिडर करो तो सेमेस्टर है, या उसके बाद आप दूसरा क्या ले सकते हो कि कौन से साल में एडमिशन हुआ है, तो एडमिशन ईयर आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये सारे के सारे जो एलिमेंट है, सारी की सारी जो वैल्यू है, पैरामीटर है, वो किसके साथ रिलेटेड है, तो कि स्टूडेंट की है। सभी इंफॉर्मेशन किसकी है, तो कि स्टूडेंट की है। तो हमारे स्ट्रक्चर का नाम क्या होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखता हूँ स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, और मेरा स्ट्रक्चर का नाम मैं क्या रखता हूँ, स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बना दिया। अब उसके अंदर मुझे जो ये इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करने के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाने हैं। तो पहला इंफॉर्मेशन में कौन सा कंसीडर करता हूँ, तो कि एनरोलमेंट नंबर। तो एनरोलमेंट नंबर आपका कौन सा नंबर होगा, तो कि इंटीजर नंबर होगा। तो उसके लिए हम वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पर इंटीजर एनरोलमेंट नंबर का शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ ENO। तो आपका एनरोलमेंट नंबर हो गया। उसके बाद सेकंड आपका कौन सा होगा, तो कि नेम। नेम है वो आपका क्या होगा, उसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो कौन से टाइप की होगी, तो कि स्ट्रिंग टाइप की होगी। और स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, कैरेक्टर एरे की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं यहाँ पर कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ में एरे यहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ, और एरे का नाम मैं क्या रखता हूँ, अगेन नेम रखता हूँ। और मैं यहाँ पर 50 कैरेक्टर का यानी कि 50 एलिमेंट का एरे ले लेता हूँ, ताकि अगर किसी का नाम इस बड़ा हो तो उसको भी हम इजीली स्टोर कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर साइज आपको ध्यान से सिलेक्ट करना है कि अगर आपने यहाँ पर साइज फॉर एग्जांपल 10 सिलेक्ट किया और किसी स्टूडेंट का नाम है और 10 कैरेक्टर से बियॉन्ड चला जाता है तो वो वहाँ पर स्टोर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका एरे का साइज है वो आपको सही तरीके से सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम कंसिडर करेंगे कि थर्ड नंबर है आपका, वो क्या होगा कि स्टूडेंट है वो कौन सी ब्रांच के अंदर है। तो ब्रांच के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, तो कि अगेन उसके अंदर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। तो उसको
स्टोर करने के लिए अगेन हमें क्या चाहिए, कैरेक्टर एरे चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर कैरेक्टर एरे लिख देते हैं ब्रांच, और उसके लिए फॉर एग्जांपल हम 30 एलिमेंट्स का, यानी कि हमारे जो कैरेक्टर एरे है ब्रांच नाम का, उसका साइज कितना रखते हैं हम, 30 रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का एज को स्टोर करवाते हैं ये। तो यहाँ पर एज जो है उसको हम 4th नंबर पे रखते हैं। तो यहाँ पर हम इंटीजर वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पर एज हमने लिख दिया। तो अभी के लिए हम यहाँ पर 4 जो हमारे पास एलिमेंट है, 4 डिफरेंट वैल्यू है, उसको स्टोर करने के लिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर जो भी ये वेरिएबल है उसको हम क्या बोलेंगे कि स्ट्रक्चर के वो क्या है, मेंबर वेरिएबल है। क्या है, मेंबर वेरिएबल है किसके, तो के स्ट्रक्चर के। कौन से स्ट्रक्चर के, तो के स्ट्रक्चर का नाम क्या है, स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका स्ट्रक्चर पहले डिफाइन हो गया। ठीक है, यूजर डिफाइन फंक्शन है हमारे पास ये। तो पहले हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद उसका हम क्या करेंगे, वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो वेरिएबल कहाँ पर क्रिएट करेंगे, तो वेरिएबल इसका हम मेन फंक्शन के अंदर क्रिएट करेंगे। जैसे कि हम दूसरे प्राइमरी डेटा टाइप के साथ में वेरिएबल क्रिएट करते हैं, वैसे ही हम हमारे स्ट्रक्चर के लिए वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें आपको क्या सिंटेक्स क्या रहेगा वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि मेन फंक्शन के अंदर आपको स्ट्रक्चर वेरिएबल को क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपका सिंटेक्स क्या रहेगा। तो मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड में लिख रहा हूँ कि मेन फंक्शन के अंदर ये जो स्ट्रक्चर आपने लिखा है उसका वेरिएबल आप किस तरीके से बना सकते हो। तो पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि अगर किसी भी प्राइमरी डेटा टाइप्स के साथ आपको वेरिएबल को क्रिएट करना है, तो पहले उसका सिंटेक्स क्या है, तो कि जिस डेटा टाइप के साथ में आपको वेरिएबल बनाना है उसका नाम, उसके बाद वेरिएबल का नाम। तो ये जनरल सिंटेक्स है कि जिसकी मदद से आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हो। यहाँ पर भी हमें यही सिंटेक्स को फॉलो करना है, लेकिन यहाँ पर हमारा डेटा टाइप का नाम क्या है, तो के स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले स्टूडेंट लिखेंगे। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं वेरिएबल का नाम क्या रखता हूँ, S1 करके रख देता हूँ। ठीक है, तो ये वैलिड होगा कि नहीं होगा, स्ट्रक्चर के अंदर तो S1 का कुछ नहीं है। ओके। ये जो हमारा वेरिएबल है वो कौन से टाइप का है, हमारे स्ट्रक्चर टाइप का है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हमने स्टूडेंट लिखा है, तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट क्या है, वो कोई एक डेटा टाइप है या फिर कोई और चीज़ है। तो उसको बताने के लिए यहाँ पर हम साथ में क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखेंगे, ताकि कंपाइलर जैसे ही ये लाइन रीड करेगा उसको पता चलेगा कि स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर यूजर ने यानी कि प्रोग्रामर ने लिखा हुआ है, तो मुझे ये जो वेरिएबल है वो उसके लिए क्रिएट करना है। ठीक है, तो जैसे ये S1 वेरिएबल है, ठीक है, S1 वेरिएबल है, तो S1 वेरिएबल के अंदर और भी वैल्यू होंगी। कौन कौन सी वैल्यू होगी, S1 वेरिएबल का टाइप कौन सा है, तो कि स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स नाम का स्ट्रक्चर कहाँ पर है, यहाँ पर। तो स्टूडेंट नाम के स्ट्रक्चर के अंदर और कितने वेरिएबल है, मेंबर वेरिएबल कितने हैं स्टूडेंट नाम के स्ट्रक्चर का, तो कि 4 मेंबर वेरिएबल है। तो जब कभी भी आप कोई भी वेरिएबल क्रिएट करो किसी भी स्ट्रक्चर के नाम से, तो उस स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी मेंबर वेरिएबल होते हैं उन सभी को आपका वेरिएबल क्या करेगा, वहाँ से रिफर कर सकता है। तो S1 जो है वेरिएबल, उसको अंदर कौन सी वैल्यू होगी, तो कि एनरोलमेंट नंबर भी होगा उसके अंदर नेम भी होगा, उसके अंदर ब्रांच भी होगा, और उसके अंदर एज होगा। ये चारों के चारों वैल्यू उसके अंदर आप स्टोर करवा सकते हो। जैसे ही आपने डिक्लेरेशन किया, तो S1 नाम के वेरिएबल को, यानी कि इन जनरल कोई भी वेरिएबल को जब आप डिक्लेरेशन करते हो, तो उसको मेमोरी में क्या होता है, स्पेस अलोकेट होता है। तो वो स्पेस अलोकेट यहाँ पर हमारे
S1 नाम के वेरिएबल को भी होगा, लेकिन वो कितना होगा, क्योंकि वो जो वेरिएबल के लिए जो मेमोरी एलोकेट होगा वो कितना होगा, तो कि जितने स्ट्रक्चर के अंदर मेंबर वेरिएबल है और उसका डेटा टाइप है उसके हिसाब से हमारे S1 का टोटल क्या होगा, इन चारों का जो मेमोरी एलोकेशन होगा उसका एडिशन का जो भी आंसर आएगा वो हमारे S1 वेरिएबल का मेमोरी में साइज होगा। तो फॉर एग्जांपल एनरोलमेंट नंबर है वो इंटीजर है तो उसका 2 बाइट हम कंसिडर कर लेते हैं। फिर 50 बाइट का हमने क्या किया, यहाँ पर एरे का डिक्लेरेशन किया है, उसके बाद 30 बाइट का, और उसके बाद अगेन इंटीजर है तो 2 बाइट। तो इसका पूरा का पूरा टोटल कितना बाइट हुआ, 84। 84 बाइट हुआ। तो हमारा जो S1 नाम का वेरिएबल है उसको मेमोरी में कितनी स्पेस अलोकेट होगी, तो कि 84 बाइट्स की साइज अलोकेट होगी। और उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, तो कि एनरोलमेंट नंबर की होगी, नेम की होगी, ब्रांच की होगी और एज की होगी। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस। तो ये फर्स्ट मेथड था कि आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो स्ट्रक्चर के नाम का। ठीक है, यहाँ पर हमने जो S1 वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसका डेटा टाइप कौन सा है, तो स्टूडेंट नाम का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा डेटा टाइप है और उस वेरिएबल का नाम क्या है, S1। तो इस तरीके से आप मेन फंक्शन के अंदर भी क्या कर सकते हो, वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको मेन फंक्शन के अंदर वेरिएबल क्रिएट नहीं करना है तो आप जब स्ट्रक्चर को डिफाइन करो उसी टाइम पे आप वेरिएबल को वहां पर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर सेमीकोलन लगाए है उसकी जगह आपको यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिख देना है S1, S2, S3। जितने भी वेरिएबल आप बनाना चाहते हो उतने वेरिएबल का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो। और एट द एंड आपको क्या करना है, सेमीकोलन वहां पर लगाना है। तो इस तरीके से अभी आप क्या कर सकते हो, अपने स्ट्रक्चर के लिए वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। सर S1 के 2 डेटा टाइप हुए ना, इंटीजर और कैरेक्टर। सॉरी, S1 के डेटा टाइप तो इंटीजर और कैरेक्टर होगा। S1 का डेटा टाइप स्टूडेंट होगा। स्टूडेंट नाम का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या है, वन टाइप ऑफ डेटा टाइप है जो कि हमने खुद से बनाया हुआ है। ठीक है, उसके अंदर मेंबर वेरिएबल होंगे, जो भी मेंबर वेरिएबल होंगे उसका जो डेटा टाइप होगा वो प्राइमरी डेटा टाइप होगा जो कि हमें सी प्रोग्राम यानी कि सी कंपाइलर से रेडीमेड मिलता है। लेकिन S1 का डेटा टाइप क्या होगा, स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर जो है वो होगा। समझ में आ रहा है सबको? अभी हम इसको प्रोग्रामेटिकली भी बनाएंगे। स्ट्रक्चर को किस तरीके से लिखना है वो आपको पता चल गया अभी। तो ये जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है वो क्या किया है, स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। ओके, तो स्ट्रक्चर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन यानी कि स्ट्रक्चर वेरिएबल को हम किस तरीके से वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो अभी हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था उसके अंदर 4 डिफरेंट मेंबर वेरिएबल थे, तो हमने उसकी वैल्यू तो किसी ना किसी तरीके से असाइन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो वापस से मैं फटाफट यहाँ पर लिख देता हूँ। हमारा स्ट्रक्चर क्या था, तो कि स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर था। उसके अंदर पहले हमने क्या किया था, इंटीजर एनरोलमेंट नंबर कंसीडर किया था। उसके बाद कैरेक्टर नेम कंसीडर किया था जिसका साइज 50 था। उसके बाद कैरेक्टर ब्रांच था जिसका साइज क्या था, 30। और उसके बाद हमने एज लिखा हुआ था जिसका डेटा टाइप इंटीजर था। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया। अगर मुझे ये जो स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर है उसका वेरिएबल उसका डिफाइन जब हम करेंगे तभी डिक्लेयर कर देना है, तभी बना देना है, तो मैं यहाँ पर S1 लिख सकता हूँ। अगर मुझे
यहाँ पर वेरिएबल नहीं बनाना है तो मैं मेन फंक्शन के अंदर भी क्या कर सकता हूँ, वेरिएबल को बना सकता हूँ। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, हमने यहाँ पर s1 नाम का वेरिएबल बना दिया है। तो अब हम ये जो सारे के सारे मेंबर वेरिएबल है स्ट्रक्चर को, उसको हम क्या कर सकते हैं, s1 वेरिएबल की मदद से क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको एक्सेस करने के लिए तीन अलग अलग डिफरेंट मेथड से, वो किस तरीके से हम करेंगे वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले स्ट्रक्चर वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करना है, यानी कि स्टैटिकली आपको स्ट्रक्चर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, इस तरीके से s1 इज इक्वल टू, आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, 1 मिनट ना, बोलो। हाँ तो उधर जनबे मन कही दे जाए। જેટલાનું થાય એટલું કર, બાકી બધું જોઈ લઉં. હા તો હું અત્યારે લેક્ચર ચાલુ પછી કહું. ओके, यहाँ पर s1 नाम का जो वेरिएबल हमने स्ट्रक्चर के लिए क्रिएट किया है, तो उसके अंदर फोर डिफरेंट मेंबर वेरिएबल है। तो उसकी वैल्यू को अगर आपको इनिशियलाइज करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो स्टैटिकली, तो कि s1 इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, जब आप स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करो, तब आपको जो वैल्यू इनिशियलाइज करते हो उसको सीक्वेंस में देना है। पहला जो वैल्यू होगा वो आपका डेटा टाइप इंटीजर वाला है, तो आपकी यहाँ पर इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए कोई भी, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, जो कि आपके एनरोलमेंट वाले वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर होगा। दूसरा आपका क्या है, कैरेक्टर एरे है, तो वहाँ पर आपको स्ट्रिंग पास करना है। फॉर एग्जांपल आपका नाम है, तो यहाँ पर नाम पास करना है। और थर्ड जो आपका है वो ब्रांच है, तो वो भी क्या होना चाहिए, आपका कैरेक्टर वैल्यू होनी चाहिए। फोर्थ जो है वो आपकी क्या है, एज वाली वैल्यू है, तो वो आपकी क्या होनी चाहिए, इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर वेरिएबल का वैल्यू को आप इनिशियलाइज कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. पहले हमने वेरिएबल क्रिएट किया, उसके बाद हमने वैल्यू को इनिशियलाइज किया। ठीक है, यहाँ पर देखो कंपाइलर है वो क्या चीज़ चेक करेगा कि यहाँ पर सीक्वेंस में जो डेटा टाइप आ रहा है उस डेटा टाइप की वैल्यू आपने यहाँ पर लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है, वो ही चेक करेगा। ठीक है, फिर बाद में आप यहाँ पर नाम की जगह कंप्यूटर लिख दोगे तो भी कंपाइलर क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि कंपाइलर को किससे मतलब है, यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है उसका डेटा टाइप से मतलब है। उसका डेटा टाइप उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से मैच होगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। बाद में उसको पता नहीं है कि कंप्यूटर किसी पर्सन का नाम है कि नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ डेटा टाइप के साथ ही उसको प्रॉब्लम होगा, तभी वो आपको एरर दिखाएगा, अदरवाइज आपकी वैल्यू जो भी होगी वो वहां पर जाके स्टोर हो जाएगी। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो ये हाँ था आपका सर. स्ट्रक्चर का इनिशियलाइजेशन। इसमें ही दूसरा कंसेप्ट है कि आप क्या कर सकते हो, किसी भी स्ट्रक्चर का पार्शियल इनिशियलाइजेशन कर सकते हो। पार्शियल यानी कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल 4 मेंबर वेरिएबल है, उसमें से फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट दो जो मेंबर वेरिएबल है उसकी वैल्यू ही इनिशियलाइज करनी है स्टैटिकली, और बाकी दो की वैल्यू आप कभी भी प्रोग्रामर से पूछ के, इनपुट के तौर पे पूछ के उसको कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर पार्शियली भी क्या कर सकते हो, आप स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर सकते हो, लेकिन उसमें जो कंडीशन है वो क्या रहेगा कि आप जो वैल्यू यहाँ पर पार्शियली नहीं देना चाहते हो वो आपकी लास्ट में ही होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल s1 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 2 3 4, और उसके बाद सिर्फ मैं नेम लिख रहा हूँ, और उसके बाद के जो
थर्ड एंड फोर्थ वेरिएबल है ब्रांच और एज, उसकी वैल्यू मैं यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं करता हूँ तो चलेगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल वैलिड है। लेकिन अगर मैं ऐसा करना चाहूँ कि मैं एनरोलमेंट की वैल्यू में नहीं डालना चाहता, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, बाकी 3 वेरिएबल की वैल्यू मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि अगर कोई भी वैल्यू आप यहाँ पास नहीं कर रहे हो तो उसके लिए आपको ब्लैंक स्पेस नहीं रखना है। ठीक है, ब्लैंक स्पेस नहीं रखोगे तो ये पूरा का पूरा चला जाएगा। आपका पैरेंथेसिस यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये क्या होगा, फर्स्ट जो वैल्यू है वो कहाँ जाके स्टोर होने की कोशिश करेगा, ट्राई करेगा, तो कि फर्स्ट वेरिएबल के अंदर, जो कि क्या है, यानी कि फर्स्ट मेंबर वेरिएबल के अंदर, जो कि एनरोलमेंट है और उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। तो वहां पर क्या होगा, मिसमैच होगा, तो आपको वहां पर एरर दिखाएगा। तो इसीलिए जब कभी भी आपको पार्शियल इनिशियलाइजेशन करना है तो आपको जो भी मेंबर वेरिएबल का डिक्लेरेशन, सॉरी इनिशियलाइजेशन स्टैटिकली करना है, उन सभी को आपके स्ट्रक्चर के अंदर पहले रखना है। जिसका आपको इनिशियलाइजेशन नहीं करना है उसको आप बाद में रख सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो अभी इसके लिए हम प्रोग्रामेटिकली परफॉर्म करके देखेंगे। उसमें हम पहले हमारा स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, बाद में उसके लिए वेरिएबल किस तरीके से बना सकते हैं वो देखेंगे। उसके बाद में जो वेरिएबल है उसको हम इनिशियलाइज किस तरीके से करेंगे वो चीज़ हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग टर्मिनल पे आ गए हैं। यहाँ पर हम हमारा जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डायरेक्टरी है उसका हमने लिंक कर दिया हमारे प्रोग्राम के साथ में। अब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर मेरा है उसको मैं डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, स्ट्रक्चर हम जो डिफाइन करेंगे वो कहाँ पर करेंगे, तो कि मेन फंक्शन से बाहर करेंगे। ठीक है, ताकि बाद में हम क्या कर सके, उसको मेन फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सके। आप मेन फंक्शन के अंदर भी उसको डिफाइन कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हम बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पे हमारा जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम कहाँ पर डिफाइन करेंगे, तो कि मेन फंक्शन के बाहर। तो यहाँ पर हमारे स्ट्रक्चर का नाम क्या है, स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट नाम का हमारा स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बना लिया है। अब उसके अंदर मेंबर वेरिएबल हमें चाहिए। तो मेंबर वेरिएबल कौन कौन से है, तो पहले तो इंटीजर एनरोलमेंट नंबर था, उसके बाद कैरेक्टर नेम जिसका साइज हमने 50 रखा था, उसके बाद कैरेक्टर ब्रांच जिसका साइज हमने 30 रखा था, उसके बाद हमने एज को यहाँ पर कंसिडर किया था। तो ये हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गया है। अब मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है अभी अभी उसका वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे। तो स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हमें क्या लिखना है, तो के पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना है, उसके बाद स्ट्रक्चर का जो नाम है वो लिखना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा s1 नाम का वेरिएबल क्रिएट हो गया जिसका डेटा टाइप क्या है, हमारा स्टूडेंट स्ट्रक्चर है वो है। ठीक है, अब हम पहले देख लेते हैं printf परसेंटेज वैल्यू, और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, साइज ऑफ करके देख लेते हैं कि हमारा जो s1 नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ है उसका मेमोरी में साइज कितना अलोकेट हुआ है s1 वेरिएबल को। ठीक है, तो हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया। तो यहाँ पर देखो हमें साइज कितना मिल रहा है, 88 मिल रहा है। 50 प्लस 30 टोटल होगा 80, और यहाँ पर जो इंटीजर है वो कितने बाइट का कंसिडर हो क्या रहा है, 4 बाइट का। तो टोटल कितने होंगे, 88 बाइट। तो हमारा जो s1 वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप क्या है, हमारा स्टूडेंट स्ट्रक्चर है, उसका मेमोरी में साइज कितना अलोकेट हुआ है, तो कि टोटल 88 बाइट। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, अब हम हमारा जो ये स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनिशियलाइज कर देंगे। तो इनिशियलाइज किस तरीके से करेंगे, तो कि
S1 इज इक्वल टू हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल एनरोलमेंट नंबर क्या है 1223। उसके बाद हम नाम लिख देंगे, उसके बाद हम ब्रांच लिख देंगे और उसके बाद हम एज डाल देंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर जो वेरिएबल है उसका क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन हो गया। तो इनिशियलाइजेशन तो हमने कर दिया, लेकिन अब हमें स्ट्रक्चर के अंदर ये डेटा सारा स्टोर हो गया। अगर हमें स्ट्रक्चर के अंदर से ये डेटा को वापस से एक्सेस करना है तो किस तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखो एनरोलमेंट नंबर है, नेम है, ब्रांच है, एज है, उन सभी के अंदर हमने डेटा स्टोर कर दिए ये वाले। अब मुझे वापस से उसको एक्सेस करना है तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। स्ट्रक्चर मेंबर वेरिएबल को एक्सेस में किस तरीके से कर पाता हूँ, तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो स्ट्रक्चर मेंबर है उसको आप किस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। तो स्ट्रक्चर मेंबर वेरिएबल को आप पहले क्या करना है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से डिफाइन किया है तो आपका स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, स्टूडेंट, और ये जो वेरिएबल है वो कौन से नाम का है, S1 नाम का है। तो आपका ये जो वेरिएबल क्रिएट हुआ उसका नाम क्या होगा, S1। फिर S1 के अंदर क्या होगा, तो कि S1 के अंदर एनरोलमेंट नंबर का वेरिएबल होगा, उसके अंदर क्या होगा, फिर नेम नाम का वेरिएबल होगा और ब्रांच नाम का वेरिएबल भी होगा। सेम वे में क्या होगा, आपका एज नाम का वेरिएबल होगा। तो मेमोरी में अगर आपको यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर पर पहुंचना है तो पहले आपको कहाँ पर पहुंचना होगा, तो कि इसका जो आउटर बॉडी है S1 वहां तक पहुंचना होगा। तो एनरोलमेंट नंबर को पहुंचने के लिए पहले आपको कहाँ जाना होगा, S1 पर जाना होगा। जैसे ही S1 के अंदर आप चले जाओगे तो आप वहां से एनरोलमेंट नंबर को एक्सेस कर सकते हो। तो S1 लिखा, उसके अंदर जाने के लिए हम डॉट करेंगे और एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे। तो इस तरीके से हम जो एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, तो कि S1 नाम का जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसके अंदर एनरोलमेंट नंबर नाम का जो मेंबर वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. सेम वे में अगर आपको, सर एक बार रिपीट करो ना। हाँ, सेम वे में अगर आपको ब्रांच की वैल्यू एक्सेस करनी है तो ध्यान देना, जिन लोगों को समझ में नहीं आया कि ब्रांच वेरिएबल है मेंबर वेरिएबल, ब्रांच क्या है आपका मेंबर वेरिएबल है और S1 क्या है आपका स्ट्रक्चर वेरिएबल है। तो जब कभी भी आपको कोई भी मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम क्या है, S1 है, और उसके अंदर का जो मेंबर वेरिएबल ब्रांच है उसको एक्सेस करना है तो आपको क्या लिखना होगा यहाँ पर, तो कि पहले स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम डॉट करके उसका जो भी मेंबर वेरिएबल एक्सेस करना चाहते हो वो मेंबर वेरिएबल का नाम। तो आपको यहाँ पर जो वैल्यू निकल के मिलेगी वो क्या मिलेगी, जो कि आपके S1 नाम का जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसके अंदर ब्रांच नाम का जो मेंबर वेरिएबल है उसके अंदर जो डेटा स्टोर किया होगा, हमने हमारे केस में क्या डेटा स्टोर करवाया, कंप्यूटर। तो यहाँ पर आपको क्या वैल्यू मिलेगी, S1 डॉट ब्रांच लिखोगे तो कंप्यूटर वैल्यू आपको वहां पर मिलेगी। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो इसी एग्जांपल में हम प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से क्या करेंगे, हमारे सारे के सारे जो स्ट्रक्चर मेंबर वेरिएबल है उसको हम प्रिंट करवाएंगे यहाँ पर। तो उसके लिए मैं यहाँ पर प्रिंटफ का स्टेटमेंट लिखता हूँ। तो यहाँ पर मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या लिखूंगा, कोई बता सकता है एनरोलमेंट नंबर को प्रिंट करने के लिए? D. यस, यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर में कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, आप सिर्फ जो आपका मेंबर वेरिएबल है उसको एक्सेस करने के जो तरीका है उसको चेंज कर रहे हो, लेकिन जो आपका जो मेन वेरिएबल है मेंबर वेरिएबल है उसका बिहेवियर बेसिकली कौन सा टाइप का है, तो वो जिस डेटा टाइप के साथ आपके फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया है, लिखा गया है,
उसी डेटा टाइप का बिहेवियर उसका है। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज डी लिखा हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको एक्सेस करना है तो हम पहले स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम लिखेंगे, डॉट करके उसके अंदर जो मेंबर वेरिएबल है उसका नाम लिखेंगे। तो हमें यहाँ पर वैल्यू किसकी मिलेगी, S1 नाम का जो वेरिएबल है स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो एनरोलमेंट नाम की मेंबर वेरिएबल है उसकी वैल्यू मिलेगी। उसके बाद में प्रिंटफ लिखता हूँ, वहां पर क्या है आपके पास डेटा टाइप कौन सा है अब नेम का, तो के कैरेक्टर एरे है, तो उसको प्रिंट करने के लिए हम परसेंटेज एस फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे और S1 डॉट यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम नेम लिख देंगे। तो नेम नाम का जो आपका मेंबर वेरिएबल है उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो आपकी वहां पर एक्सेस होके आएगी और हमने उसको प्रिंट करवाया है तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद अगेन आपका क्या है, स्ट्रिंग है, तो उसके लिए परसेंटेज एस स्पेसिफायर लिखेंगे और यहाँ पर आपका S1 डॉट ब्रांच, फिर प्रिंट एफ परसेंटेज डी n परसेंटेज डी S1 डॉट एच। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। देखो हमें यहाँ पर एरर मिल रही है कि हमने इनिशियलाइजेशन सही तरीके से नहीं किया हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इनिशियलाइजेशन में क्या दिक्कत आ गई हमारे पास। ब्रैकेट का बोल रहे हैं। ओके, ब्रैकेट से पहले एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन बिफोर टोकन, लाइन नंबर 11। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली हमने S1 अलग दूसरे स्टेटमेंट में लिखा था, तो उसको पता नहीं चल रहा था कि S1 के लिए कब कहाँ कौन सी वैल्यू आपको स्टोर करवानी थी। ठीक है, और जो स्टैटिक इनिशियलाइजेशन होता है उसका करेक्ट सिंटेक्स भी इस तरीके से है कि आप वेरिएबल को डिक्लेयर करो, उसके साथ में ही उसका उसी स्टेटमेंट में क्या कर दो, आप इनिशियलाइजेशन कर दो। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। हमने उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया था, उसके लिए हमें वो एरर दिखा रहा था कि आगे ब्रैकेट के आगे आपका S1 है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ गया था। तो उसके लिए हमें क्या करना था, वहां पर वेरिएबल का डिक्लेरेशन एक ही लाइन में करना था और साथ में उसका इनिशियलाइजेशन भी क्या करना था, हमें सेम स्टेटमेंट में करना था। ठीक है, तो वो हमने करेक्ट कर दिया, तो हमारा प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूट हो गया और हमें यहाँ पर आंसर मिला। तो पहले प्रिंटफ की मदद से क्या प्रिंट हुआ, तो कि एनरोलमेंट नंबर वाला जो मेंबर वेरिएबल है हमारे स्ट्रक्चर के अंदर उसकी वैल्यू प्रिंट हुई। उसके बाद नेम, उसके बाद ब्रांच और उसके बाद एज। तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट नाम का जो स्ट्रक्चर था और उसका वेरिएबल S1 था, उसके अंदर से चारों के चारों जो मेंबर वेरिएबल थे उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया है। समझ में आ रहा है सबको। Yes, sir. ओके, अगर ये मैंने पहले क्या कर दिया, यहाँ पर स्टैटिक इनिशियलाइजेशन कर दिया है, उसके बाद में मुझे क्या करना है, ये जो S1 नाम का जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसके अंदर जो एनरोलमेंट नंबर है उसकी वैल्यू मुझे चेंज करनी है। ठीक है, एनरोलमेंट की वैल्यू अभी क्या है 1 2 2 3 है, उसकी जगह मुझे एनरोलमेंट की वैल्यू क्या करनी है 1 2 3 4 करनी है। तो उसके लिए मुझे कौन सा एक्सप्रेशन लिखना होगा, कोई बता सकता है प्रोग्राम के स्कैन अंदर। एफ
और कोई? ये जो एनरोलमेंट नंबर की वैल्यू क्या है, अभी हमने ये स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद कौन सी हो गई है? 1 2 2 3। अब मुझे इसको चेंज करना है। चेंज करके कौन सी रखनी है? 1 2 3 4 रखनी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कोई बता सकता है? तो डायरेक्ट चेंज कर दो ना 1 2 3। यहाँ पर मुझे चेंज करना है किसकी मदद से? जैसे हमने यहाँ पर एक्सेस किया कि हर एक मेंबर वेरिएबल की वैल्यू को हमने एक्सेस किया, रीड किया, ठीक उसी तरह मुझे राइट करना है। s1 डॉट इनो इक्वल 1 2 3 4। यस करेक्ट। हम क्या करेंगे, जैसे हम कोई भी वेरिएबल को रीड कर सकते हैं, उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल के अंदर राइट भी कर सकते हैं, उसके अंदर डेटा को जो अपडेट करना है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, s1 डॉट eno इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो अब इस स्टेटमेंट के बाद हमारा जो एनरोलमेंट नंबर है s1 के अंदर, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है। वेरिएबल की वैल्यू का एक्सेस करना का मतलब क्या है, उसके अंदर आप रीड का ऑपरेशन करना पता होना चाहिए, और उसके अंदर राइट का जो ऑपरेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो रीड के लिए हमने यहाँ पर प्रिंटफ करके देख लिया, लेकिन उस मेंबर वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू आपको चेंज करनी है तो वो किस तरीके से कर सकते हो? जैसे आपने रीड के लिए जो भी एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया, उसी एक्सप्रेशन को आपको राइट के लिए इस्तेमाल करना है। फर्क क्या होगा कि आपका जो एक्सप्रेशन होगा वो लेफ्ट साइड में होगा, और राइट साइड में कोई भी आपकी वैल्यू होगी या फिर वेरिएबल हो सकता है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। सर तो अगर हाँ स्ट्रिंग को बदलना हो तो, स्ट्रिंग को बदलना हो तो? हाँ, तो स्ट्रिंग को बदलना हो तो strcpy। यस, यहाँ पर हम स्ट्रिंग को इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से नहीं कर सकते। उसके लिए आपको स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। अभी मैं आपको करके यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है। देखो, ये पे हमने यहाँ पर असाइन कर दिया। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, पहले एनरोलमेंट नंबर की वैल्यू को चेंज करता हूँ। कौन सी करता हूँ? 1 2 3 4। उसके बाद अगर मुझे नेम को चेंज करना है तो उसके लिए मुझे strcpy फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है। और उसके अंदर जो फर्स्ट पैरामीटर आएगा वो कौन सा आएगा? तो कि फर्स्ट पैरामीटर आपका वो आएगा जिसके अंदर आप स्ट्रिंग को कॉपी करना चाहते हो। ठीक है। तो स्ट्रिंग को किसके अंदर कॉपी करना चाहते हो आप? तो कि s1 जो हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसके अंदर का मेंबर वेरिएबल नेम नाम का है, उसके अंदर आप डेटा स्टोर करना चाहते हो। कौन सा डेटा स्टोर करना चाहते हो? तो कि यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो नाम है वो नीरव से क्या कर दिया है, धर्म कर दिया है। तो अब हम प्रोग्राम को वापस से एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम का आउटपुट हमें क्या मिल रहा है। अभी हमें आउटपुट में क्या मिलना चाहिए? तो कि एनरोलमेंट की जगह 1 2 3 4 आना चाहिए, और नाम जो है वो भी क्या हो जाना चाहिए, वहाँ पर चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर एरर दिखा रहा है। एरर तो नहीं है, ये क्या है? नोट है, वार्निंग है। कौन सा वार्निंग है? तो कि जो आपका strcpy फंक्शन है वो कौन सी डायरेक्टरी के अंदर है? तो के string.h नाम की जो आपकी हेडर फाइल है उसके अंदर है। तो उसको ऐड करने को बोल रहा है। ठीक है। हम क्या कर देते हैं, हमारे प्रोग्राम में उसको लिंक कर देते हैं ताकि ये जो वार्निंग है वो निकल जाए। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, string.h जो हमारी हेडर फाइल है उसको हम ऐड कर देंगे। वापस से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो अब देखोगे आप कि आपका जो प्रोग्राम है उसके आउटपुट में जो फर्स्ट दो मेंबर वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर चेंज की है, तो वो हमें चेंज हुई आउटपुट के अंदर मिल रही है।
तो इस तरीके से किसी भी स्ट्रक्चर वेरिएबल का मेंबर वेरिएबल को आप रीड कर सकते हो और उसके अंदर आप राइट भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो अभी। किसी को डाउट है इसमें? यस और नो? नो सर। नो सर। ओके। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। कि नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसके ऊपर आप कौन कौन से ऑपरेशन वहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। ये आपका S1 नाम का वेरिएबल है और S2 नाम का दो अलग अलग वेरिएबल है, तो उसके ऊपर आप कौन कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आपका जो स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, ठीक है, वो क्या होता है, दोनों सेम स्ट्रक्चर के लिए है, यानी कि स्टूडेंट नाम के स्ट्रक्चर के लिए सपोज आपने S1 एंड S2 दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों के बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। असाइनमेंट यानी कि S1 इज इक्वल टू S2 इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। और आप कभी भी सपोज ये दोनों वेरिएबल है, दोनों एक ही स्ट्रक्चर के लिए भी है, लेकिन उसके बीच में आप डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो कि S1 इज इक्वल टू डबल इक्वल टू S2, यानी कि S1 और S2 सेम है कि नहीं है, आप इस तरीके से कंपैरिजन दोनों का नहीं करवा सकते हो। आप सिर्फ क्या कर सकते हो, असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, उसको भी हम हमारे प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो हमने ऑलरेडी एक वेरिएबल को बनाया हुआ है, दूसरा वेरिएबल है, ठीक है, उसको भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो दूसरा वेरिएबल क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिंपल स्ट्रक्ट स्टूडेंट S2 के बाद में हम क्या कर देंगे कि S2 इज इक्वल टू S1 हमने कर दिया, और यहाँ पर जो हम वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं वो किसकी करवा रहे हैं, S2 की करवाते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, ताकि हमें पता चलेगा कि सही से काम करता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो भी वैल्यू प्रिंट होके मिली, हमने प्रिंट किसको करवाया है, तो के S2 नाम का जो हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसके अंदर जो भी मेंबर वेरिएबल है उसको प्रिंट करवाया है। ठीक है, तो जितने भी वेरिएबल आप क्रिएट करोगे स्ट्रक्चर के, हर एक वेरिएबल के अंदर क्या होंगे, जो स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल है वो होंगे, और हर एक को अलग अलग मेमोरी अलोकेट होगी। समझ में आ रहा है सबको? तो S1 के लिए टोटल 88 बाइट होगा, सेम वे में S2 के लिए टोटल 88 बाइट होंगे। दोनों कभी भी अपने मेंबर वेरिएबल को शेयर नहीं करेंगे। दोनों का जो मेंबर वेरिएबल होगा उसको इंडिविजुअली मेमोरी में अलोकेशन होगा, और आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये चीज़ आप यहाँ से नोट कर सकते हो। देखो पहले हमने क्या किया कि S1 का जो भी वैल्यू था वो हमने किसको असाइन कर दिया, तो कि S2 को। बाद में हमने क्या किया, S1 को यहाँ पर चेंज कर दिया। तो S1 का जो एनरोलमेंट नंबर है और नेम है उसकी वैल्यू चेंज हो गई है, लेकिन
उससे पहले हमने क्या कर दिया था, उसको असाइन कर दिया था S2 को। तो S2 में जो एनरोलमेंट की वैल्यू रहेगी वो कौन सी रहेगी, पहले वाली ही रहेगी, पुरानी वाली ही रहेगी, और उसमें नाम भी क्या रहेगा, पुराना वाला ही रहेगा। तो जब कभी भी आप S2 के मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करोगे तो आपको पुराना वाला नाम ही मिलेगा, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर आउटपुट में मिल रहा है। आउटपुट में हमने किसको प्रिंट करवाया है, तो कि S2 स्ट्रक्चर वेरिएबल है, उसके सारे मेंबर वेरिएबल को प्रिंट करवाया है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू हमें मिल रही है। समझ में आ रहा है सबको? और सर ये S2 इज इक्वल टू S1 है, वो इसके नीचे लिख दे तो सबका चेंज हो जाएगा ना? हाँ तो हो जाएगा, लेकिन चेंज करने से पहले हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर S2 के अंदर S1 की वैल्यू असाइन की है। हाँ अगर सर। ये जो ब्लॉक है पूरा ऊपर लिखा होगा तो पहले चेंज हो गया होगा, तो वो दोनों में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। हाँ सर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि आपके पास अगर दो स्ट्रक्चर वेरिएबल है और दोनों स्ट्रक्चर वेरिएबल सेम स्ट्रक्चर के लिए ही क्रिएट किए गए हैं, यानी कि दोनों का डेटा टाइप क्या है, सेम है, तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों के बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? सर हम Yes. S1 में कंप्यूटर की जगह ब्लैंक रख देंगे तो कुछ एरर आएगा? सॉरी, S1 में कंप्यूटर की जगह ब्लैंक रख दे तो एरर आएगा? यहाँ पर यानी कि ब्लैंक स्ट्रिंग आप पास करना चाहते हो? हाँ। हाँ, तो एरर नहीं दिखाएगा आपको, ठीक है, कि वो वहाँ पर ब्लैंक आपका कंसिडर कर लेगा, तो आउटपुट में आपका प्रिंट नहीं होगा कुछ भी। देखो यहाँ पर वो उसको वैल्यू मिली है, कौन सी वैल्यू मिली है, तो कि ब्लैंक है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखो पार्शियल इनिशियलाइज करते हो, यानी कि आप तीन ही को यहाँ पर इनिशियलाइज करना चाहते हो, तीन वैल्यू को ही, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसने क्या कर लिया, ऑटोमेटिकली जो थर्ड है उसको क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। ये भी किसके लिए हो रहा है, कि जो एडवांस कंप्यूटर है उसके हिसाब से हो रहा था। पुराने वाले जो कंप्यूटर थे, कंपाइलर थे, उसमें आपको यहाँ पर एरर जनरेट होके मिलता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता कि फर्स्ट जो वैल्यू है वो कहाँ पर स्टोर होती है आपकी, तो कि एनरोलमेंट के अंदर। सेकंड वैल्यू आपकी नेम के अंदर स्टोर होती। जैसे ही थर्ड वैल्यू आती हो क्या किसके लिए हो स्टोर होके जाती, ब्रांच के लिए, और दोनों का डेटा टाइप क्या होता वहाँ पर मिसमैच होता। तो वो अगर आप पुराने कंपाइलर के अंदर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वो आपको एरर देता, ठीक है। समझ में आ रहा है और सबको? सर लास्ट वैल्यू है उसमें वो गार्बेज वैल्यू नहीं दे रहा है, डायरेक्ट जीरो दे रहा है। हाँ, ओके, तो यहाँ पर भी हमारा जो वैल्यू है वो पास नहीं हो रहा है, ठीक है। जो 20 है वो इंटीजर है, तो कैरेक्टर के अंदर यस स्टोर सर। नहीं हो रहा है। और उसके बाद जो है वो क्या होता है, जीरो दिखाई देता है। जीरो क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सी प्रोग्राम में अगर कोई भी वेरिएबल है उसको आप इंटीजर के साथ में क्या करोगे, डिक्लेयर करोगे, तो बाय डिफॉल्ट डिक्लेरेशन के टाइम पे उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और कोई भी कैरेक्टर वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करोगे तो उसकी डिक्लेरेशन के टाइम पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, नल कैरेक्टर होगा, ठीक है। यस सर। तो सेम चीज यहाँ पर हो रही है। देखो ये कंपाइलर भी आपको एरर नहीं दिखाया, लेकिन उसकी वैल्यू जो थी वो प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं की जो हम चाहते थे उसके हिसाब से, ठीक है। पुराना होता तो आपको डायरेक्टली एरर दिखाई देता। तो यहाँ पर देखो थर्ड आर्ग्यूमेंट हमने क्या दिया है, इंटीजर है, लेकिन उसको चाहिए कौन सा चाहिए, कैरेक्टर वाला चाहिए, ठीक कैर। है। हाँ, तो उसको वो नहीं मिला, तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, इंटीजर को एक्सेप्ट नहीं किया। तो बाय डिफॉल्ट वो जब डिक्लेयर होगा तो उसका क्या होगा, नल कैरेक्टर होगा। तो यहाँ पर ब्लैंक लाइन प्रिंट होके आई। और उसके बाद में जो एज है, यानी कि फोर्थ हमने कोई भी वैल्यू दी ही नहीं है, तो वो क्या होगी, बाय डिफॉल्ट उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा डिक्लेरेशन टाइम पे। तो इस तरीके से हमें जो तीन वैल्यू हमने पास की है, लेकिन एक्चुअल में हमें मिल रही है सही तरीके से कौन सी, दो ही मिल रही है, ठीक है। तो ये पार्शियल इनिशियलाइजेशन जब कभी भी आप करो तब आपको ये चीज़ खास ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आप पास करो
वो किसके हिसाब से होनी चाहिए, जो आपका स्ट्रक्चर के अंदर मेंबर वेरिएबल डिफाइन किए हैं उसके डेटा टाइप के हिसाब से ही आपको देनी है। जहां पर भी मिसमैच होगा उसके बाद से वो क्या करेगा, वो यानी कि जहां पर मिसमैच होगा वहां पर वो वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जैसे कि यहाँ पर 20 को उसने एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट है? किसी को डाउट है इसमें? नो सर। नो सर, नो डाउट। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है हमारा कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमने ऑपरेशन देख लिया किसके ऊपर, तो कि स्ट्रक्चर वेरिएबल S1 और S2 था, उसके अंदर हम ऑपरेशन कर सकते हैं कौन सा, तो कि ओनली असाइनमेंट का। अब हमें ऑपरेशन देखने हैं किसके ऊपर, तो कि इंडिविजुअल जो मेंबर वेरिएबल है स्ट्रक्चर के। तो यहाँ पर हमारे स्टूडेंट नाम का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कितने मेंबर वेरिएबल है, तो कि एनरोलमेंट नंबर है, फिर नेम है, ब्रांच है और एज है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर जो इंडिविजुअल मेंबर वेरिएबल है उसके ऊपर आप वो सारे ऑपरेशन कर सकते हो जो कि मेंबर वेरिएबल का डेटा टाइप अलाउ करता है। फॉर एग्जांपल एनरोलमेंट नंबर है, उसका डेटा टाइप इंटीजर है, तो कोई भी इंटीजर वेरिएबल है फॉर एग्जांपल x, उसके ऊपर जितने ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो सारे के सारे ऑपरेशन आप ये जो मेंबर वेरिएबल है एनरोलमेंट नंबर उसके ऊपर भी आप क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिंपल वेरिएबल आपका x है, उसके अंदर आपको इंक्रीमेंट करना है तो आप x प्लस प्लस लिख सकते हो। सेम वे में अगर आपको एनरोलमेंट नंबर में इंक्रीमेंट करना है तो आप क्या लिख सकते हो, एनरोलमेंट प्लस प्लस। ठीक है, लेकिन उसमें इस तरीके से डायरेक्ट सिंटेक्स नहीं लिख सकते हो। किसी भी स्ट्रक्चर वेरिएबल का मेंबर वेरिएबल आप एक्सेस करो तब आपको उसको रिफर किससे करना है, उसके स्ट्रक्चर वेरिएबल से। अगर आप S1 वेरिएबल के अंदर जो मेंबर वेरिएबल एनरोलमेंट है उसको इंक्रीमेंट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर S1 डॉट एनरोलमेंट प्लस प्लस लिखना है। ठीक है, डायरेक्टली आप एनरोलमेंट प्लस प्लस लिखोगे तो वो आपको यानी कि एनरोलमेंट नंबर का कोई भी डायरेक्ट वेरिएबल आपके पास नहीं है, आपके पास वेरिएबल है लेकिन वो कहाँ पर है, तो कि स्ट्रक्चर वेरिएबल के अंदर है। तो आपको उसको इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एनरोलमेंट नंबर के ऊपर ऑपरेशन कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक यस उसी सर। तरह किसी भी मेंबर वेरिएबल को आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन उसका जो कंडीशन है वो क्या है कि कोई भी स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसका मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आपको स्ट्रक्चर वेरिएबल के थ्रू ही जाना पड़ेगा। उसके बाद उसके ऊपर मेंबर वेरिएबल का जो भी डेटा टाइप है उसके हिसाब से आप वहां पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हो। क्लियर सबको यहाँ तक? यस यस सर। सर। यस सर। ओके, तो उसके बाद है कि आप स्ट्रक्चर को हम के जो मेंबर वेरिएबल है उसको हमने एक्सेस किया डॉट ऑपरेटर की मदद से। और कौन कौन से ऑपरेटर है कि जिसकी मदद से हम हमारे स्ट्रक्चर मेंबर वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट था कौन सा, तो के डॉट ऑपरेटर, जो कि हमने एग्जांपल में देखा S1 डॉट एनरोलमेंट नंबर, S1 डॉट नेम। दूसरा है आपका कि आप क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर के लिए पॉइंटर बना सकते हो और पॉइंटर की मदद से आप क्या कर सकते हो, उसके मेंबर वेरिएबल को वहां पर आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो वहां पर आपको क्या लिखना है, तो कि जो भी पॉइंटर का नाम होगा वो उसके बाद डॉट करके एनरोलमेंट नंबर, या फिर इस तरीके से पॉइंटर के नाम के साथ डॉट करके नेम, इस तरीके से लिख सकते हो। या फिर आपने पॉइंटर बनाया है तो उसके लिए आप सिलेक्शन ऑपरेटर, सिलेक्शन ऑपरेटर क्या होगा, एरो टाइप का होगा।
यानी कि उसमें भी आपको क्या करना है, पॉइंटर बनाना है आपके स्ट्रक्चर के लिए, और यहाँ पर पॉइंटर का नाम लिखना है, और ये जो है एरो का साइन है वो क्या है, आपका सिलेक्शन ऑपरेटर है, और पॉइंटर आपका जिस भी वेरिएबल के लिए बनाया है उसके अंदर का जो मेंबर वेरिएबल है उसको एक्सेस करने के लिए आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये जो एरो का साइन है वो हम कंपाइलर के अंदर किस तरीके से बना सकते हैं, तो कि माइनस का साइन और उसके बाद ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, तो अभी के लिए स्टार्टिंग में हम जो ये डॉट ऑपरेटर वाला मेथड है उसको इस्तेमाल करेंगे। पॉइंटर वाला जब हम स्ट्रक्चर के लिए जब हम पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे, तभी बाद की जो दोनों के दोनों ये मेथड है उसका इस्तेमाल हम करेंगे लास्ट में। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो 3 डिफरेंट डिफरेंट वेज है आपके पास कि जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर को एक्सेस कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके, उसके बाद है एरे ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, पॉइंटर का जो केस था हमारा, उसमें हमने क्या किया था कि हमने पॉइंटर का एरे बनाया था। ठीक है, हमने क्या बनाया था, पॉइंटर के लिए एरे बनाया था, तो उसको हम क्या बोलते थे, एरे ऑफ पॉइंटर। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, एरे ऑफ स्ट्रक्चर है, तो क्या होगा, हमारा जो एरे होगा उसके अंदर हर एक जो पोजीशन होगी वहां पर कौन सा वेरिएबल होगा, तो कि स्ट्रक्चर वेरिएबल होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट नाम का ही हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, और एरे क्या है हमारे पास, एरे का नाम हमारे पास फॉर एग्जांपल ए है। ठीक है, तो अब 0 नंबर की इंडेक्स पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, तो यहाँ पर क्या होगा कि हर एक जो पोजीशन होगी मेमोरी में, हर एक ब्लॉक के अंदर क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर वेरिएबल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर S1 नाम का है, S2 नाम का है, S3 है, S4 है, S5 है, S6 है। तो फॉर एग्जांपल S1 नाम का जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसके अंदर कौन कौन से मेंबर वेरिएबल होंगे, तो के S1 के अंदर भी एनरोलमेंट नंबर होगा, उसके अंदर नाम होगा, फिर उसके अंदर ब्रांच होगा, उसके अंदर क्या होगा, आपका एज होगा। तो सेम वे में S3 के अंदर भी ये सारी चीजें होगी, एनरोलमेंट नंबर होगा, नेम होगा, उसके अंदर भी ब्रांच होगा, और उसके अंदर भी एज होगा। तो इसी तरीके से हर एक जो आपका स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसके अंदर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन होगी। समझ में आ रहा है सबको? यस यस सर। यस सर। तो यानी इसकी कि साइज बढ़ जाएगी ना। यानी कि स्ट्रक्चर की मदद से आप क्या कर सकते हो, ऐसा स्टोरेज डेटा रेडी कर सकते हो कि जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, सपोज इस तरीके का मैं एरे बनाऊंगा और उसके अंदर मुझे फॉर एग्जांपल सारी कॉलेज के अंदर 2021 के अंदर जितने भी स्टूडेंट है उसने एडमिशन लिया है उसका डेटा को मुझे स्टोर करना है, तो इस तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कर सकते हो सर। यस ठीक है, सर। तो अब धीरे धीरे हम कहाँ तक बढ़ेंगे, हम लास्ट के जो 2 यूनिट अभी हम देखेंगे उसकी मदद से हम क्या करेंगे, अब तक का जो भी हमने कंसेप्ट सीखा है उसको हम कंबाइन करेंगे और उसकी मदद से हम एक सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या होगा, तो कि सॉफ्टवेयर क्या होता है कि ऐसी चीज कि जो क्या कर सके, मैनेज दी डेटा, डेटा को मैनेज करने वाला, उसको हम क्या बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कोई भी होगा उसमें बेसिकली क्या होता है, डेटा ही मैनेज होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप कंसिडर करो कि बैंक, बैंक का जो सॉफ्टवेयर है उसमें क्या होता है,
अकाउंट में क्रेडिट होता है, डेबिट होता है। अगर लोन है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट का जो भी ईएमआई है वो कैलकुलेट होता है, ईएमआई रिसीव होता है तो उसके बेसिस पर कैलकुलेट होता है। जो कैलकुलेशन होती है बाद में वो क्या होती है, सारी की सारी जो भी जानकारी होती है वो स्टोर होती है और आपके हिसाब से जो आपका सॉफ्टवेयर है वो जो आपने डेटा स्टोर किया है उसको आपको डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो कोई भी सॉफ्टवेयर होगा वो क्या करता होगा, किसी ना किसी डेटा को मैनेज करता होगा। अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट के लिए जो सारी इंफॉर्मेशन है उसको मैनेज कर रहे हैं तो हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा वो किसके लिए होगा, स्टूडेंट के लिए होगा। समझ में आ रहा है सबको? यस 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 सर। सर। इसी तरीके से अगर मुझे लाइब्रेरी के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है तो लाइब्रेरी में हम किसका ही हाँ जो है वो मैनेज करेंगे इंफॉर्मेशन, जो कि डिफरेंट डिफरेंट बुक्स का हम जो भी इंफॉर्मेशन है उसको मैनेज करेंगे। तो बुक्स होगी तो उसके लिए हम कौन कौन सी वैल्यू को स्टोर करवाएंगे बुक्स के लिए, जैसे स्टूडेंट की यहाँ पर एनरोलमेंट नेम ब्रांच और एज को स्टोर करवाया, उसी तरीके से बुक के लिए कौन कौन सी वैल्यू को हम स्टोर करवाएंगे, बता सकता है कोई? बुक का इंडेक्स नंबर। बुक का नेम। पहले तो बुक का नाम आएगा, कौन सा बुक है, उसके बाद आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। राइटर कौन है? इंडेक्स यस, नंबर या बार कोड। राइटर यानी कि ऑथर कौन है आपके बुक का। फिर आपका बुक का जो भी सीरियल सब्जेक्ट। नंबर रहता है, सीरियल नंबर रहता है वो होगा। फिर बुक का सब्जेक्ट यानी कि आपकी बुक है वो कौन सी कैटेगरी की है। ठीक है, कैटेगरी में फर्दर डिवाइड होगा कि आपकी नोवेल है, स्टडी बुक है तो स्टडी बुक में फर्दर डिफरेंट डिफरेंट होगी, आपकी आर्ट्स की है, कॉमर्स की है, इंजीनियरिंग की है, या फिर डॉक्टरेट की है, डॉक्टर की जो पढ़ाई होती है एमबीबीएस वालों की है। तो अलग अलग कैटेगरीज की बुक हो सकती है। इस तरीके से आप अपने जो डेटा स्टोर करना चाहते हो उसको आपको क्या करना होगा, पहले एनालाइज करना होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पहले जानकारी सारी इकट्ठी करनी होगी कि मैं अगर मैं बुक के लाइब्रेरी के लिए सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ तो मुझे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन बुक की है वो स्टोर करनी है। ये जो जानकारी है वो तो बहुत सारी अवेलेबल होती है, लेकिन आपको जो भी एरिया मिला है, फॉर एग्जांपल हमारी कॉलेज की बात कर ले तो हमारी कॉलेज में जो लाइब्रेरी है उसके लिए अगर आप सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो तो उसमें आपको ये आर्ट्स कॉमर्स वगैरह की बुक्स की कैटेगरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारी कॉलेज इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की ही सारी बुक होगी, उसको आप कैटेगराइज कर सकते हो किसके बेसिस पर, क्योंकि उसकी ब्रांच के बेसिस पर कि कंप्यूटर है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, उस तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। यस तो सर। ये सारी जानकारी स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, एरे ऑफ स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, जिसके बारे में हम किस तरीके से इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो हमारे कल के सेशन में देखेंगे। आज के सेशन के लिए हम यहाँ तक रखते हैं। तो आज के सेशन में किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकता है। अभी है किसी को डाउट आज के सेशन में? नो सर, नो एनी डाउट। नो सर, नो डाउट्स। ओके, तो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं। कल का सेशन के लिए मैं मीटिंग को शेड्यूल कर दूंगा वहाँ पर।